बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से उनकी मुलाकात हुई मंसूरा में। और मंसूरा जो जमात इस्लामी का एक मरकज़ है लाहौर के अंदर, वहाँ पर जी दरअसल जो मुलाकात थी वो इस सिलसिले में थी कि एक तो फ़लस्तीन का मामला ज़ेर बहस आया कि तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो सकें। दूसरा जो मेन मकसद था ना इस मुलाकात का वो ये था कि जो प्रोफेसर खुर्शीद हैं जमात इस्लामी के बड़े सीनियर और बड़े समझ लें कि बड़े प्रोमिनेंट रहनुमाओं में वो शुमार होते थे, उनकी वफात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पर इज़हार ताज़ियत के लिए गए और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत जमात उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी की सीनियर क़यादत वहाँ पर शरीक थी। अब फजल रहमान साहब से जब वहाँ पर सहाफ़ी सवाल कर रहे थे तो सहाफ़ियों ने बड़े तल्ख सवालात किए। उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब, माजी में आपको इमरान खान मौलाना डीजल कहा करता था और आपको हलवाई कहा करता था, आपको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कहकर कहता था कि जी आप कश्मीर कमेटी जो है वो उसके ऊपर काबज़ है, आप कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो फजल रहमान साहब ने कहा कि मैं सियासत में शिद्दत पसंदी का कायल नहीं हूँ, मैं सियासत में शिद्दत पसंदी का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि सियासत में इख्तलाफ होता है, ऊंच नीच आती है। PTI के साथ जो पुराना 10 साल दौर है वो बड़ा तल्ख था। उन्होंने कहा कि ये नहीं होता कि सियासी जमातें डायलॉग्स नहीं करती, मुज़ाकरात नहीं करती। उन्होंने कहा कि माजी में बहुत से सियासी हरीफ एक दूसरे के बारे में ये बातें किया करते थे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के बारे में क्या कहा करती थी, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह, मुझे भी याद है जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर नवाज शरीफ साहब को फेस करती थी तो वो उस वक्त क्या कहा करती थी। और नवाज शरीफ साहब के मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनके मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो बड़े अच्छे सियासी टर्म्स रहे। हालांकि वो एक बड़ा तल्ख दौर था। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का एक बड़ा तल्ख दौर गुजरा है, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर थे जो 27 दिसंबर 2007 को जब लियाकत बाग रावलपिंडी में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को दहशत गर्दों ने हमला करके निशाना बनाकर शहीद किया, तो नवाज शरीफ वो वाहिद लीडर हैं जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वफात पर और उनके जनाजे पर गए। और नवाज शरीफ साहब जो है वो रोए वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मोहतरमा के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा टर्म था, हम लोग बेशक एक दूसरे के सियासी हरीफ थे लेकिन हमने एक साथ काम किया है, हमने एक साथ जो है हमारी बड़ी अच्छी म्यूचुअल वर्किंग कोऑर्डिनेशन रही है, हमने एक साथ जो है वो सियासी मामलात के ऊपर बहुत से मामलात के ऊपर एक दूसरे से एग्री हुए हैं, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान एक मिसाक़े जमहूरियत हुआ था तो उस वक्त इनकी लीडरशिप भी इनके साथ ही थी ना। नवाज शरीफ साहब के साथ इकबाल जफर झगड़ा, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान, राजा जफरुल्लाह जो मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन भी रहे हैं और वो बड़े सीनियर और बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं, बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं। इसी तरह मोहतरमा के साथ रज़ा रब्बानी, अब्दुर्रहमान मलिक साहब, सेनेटर रहमान मलिक साहब, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह, नवीद कमर, मखदूम अमीन फ़हीम जो मोहतरमा के बहुत क्लोज थे और उनके बतौर जो है ना वो समझ लें कि या तो उनके सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे या उनके बड़े पार्टी के उन प्रोमिनेंट रहनुमाओं में शुमार होते थे जिन पर मोहतरमा का सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था। तो सियासत में ऊंच नीच आती रहती है सर। मोहतरमा जो है उनके हवाले से मैंने आपको बताया। फिर फजल रहमान साहब ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इंगेज करके उनको एक मेज़ पर बिठाकर सियासी मामलात जो हैं उस हवाले से बात करें, उनको कायल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो सियासत में शिद्दत पसंदी का कायल नहीं हूँ, फजल रहमान साहब ने कहा। जमात उलमा इस्लाम ने तो ये बात की। इसी तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि जी जमात उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का सियासी मौक़िफ़ अलग है। हाँ, अलबत्ता हम फ़लस्तीन के मामले पर एक हैं। उन्होंने कहा कि जमात उलमा इस्लाम ने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, हमने कली तौर पर जो है ना इसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर JUI का मौक़िफ़ अलग है और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ अलग है। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा हम नहीं चाहते इलेक्शंस हों, फॉर्म 45 के ऊपर बात होनी चाहिए। फॉर्म 45 मौजूद है, इसके मुताबिक इलेक्शंस को ऑडिट करवा लें, इसकी तहकीकात करवा लें। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि मजहबी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जी जमीयत उलमा इस्लाम का जो फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है, वो यही बात कर रहे हैं। फिर इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इत्तेहादे उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान करने जा रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर खुर्शीद के इंतकाल पर, जो जमात इस्लामी के रहनुमा है, जमात इस्लामी की क़यादत से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज अदा नहीं कर रहे, फ़लस्तीनियों के लिए यकसू होकर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को मजहबी जमातें मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेंगी, फ़लस्तीन के लिए पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम चलाएंगे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस तशवीश है, वो ये बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि नई नहरों का फैसला तमाम सूबों से इत्तफाक राय से होना चाहिए था। हुक्मरानों की नाहिली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। आईनी तरमीम पर हर जमात के अपने नकात होते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि 26वीं तरमीम आइडियल है। धांधली पर हमारा मौक़िफ़ और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। वो ये बात कर रहे हैं कि धांधली के ऊपर जो है ना, हमारा और जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ नहीं है। फिर वो एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ शेर अफजल मरवत के हवाले से। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं जी, उन्होंने एक धमाका कर दिया, और धमाका ये कर दिया, उन्होंने कहा कि अलीमा खान जो है वो PTI का सोशल मीडिया चलाती है, और जो सोशल मीडिया का सारा पैसा है वो अलीमा खान के परस में जाता है। उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान ही ये सारा कुछ पीछे से ऑपरेट कर रही है। उन्होंने अबसार आलम जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको इंटरव्यू दिया, और आजकल उनकी तोपों का रुख अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है, इसलिए क्योंकि उनको इस जमात से किक आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो फजल रहमान साहब जो हैं उनके वाले से मैंने बात की। शेर अफजल मरवत का ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, और वो कहते हैं कि अमरीका से जो फंड आते हैं वो अलीमा बाजी की जेब में जाते हैं। अब अलीमा बाजी क्या कह रही हैं? फौज के खिलाफ नफरत फैला रही हैं, यही काम कर रही है ना अलीमा बाजी। अलीमा बाजी चाहती हैं कि पार्टी पर काबिज हूं, पार्टी मेरे भाई की जो है वो मेरे हाथ में आ जाए, मैं पार्टी को डिक्टेट करूं, मैं पार्टी को लेकर चलूं। खान साहब बैरिस्टर गोहर को अपना एतमाद समझते हैं, और बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI इसलिए बनाया गया कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो खलफलिश है, जो ज़ाती बुग़्ज़ है, अना है, वो ख़त्म हो सके। लेकिन सर वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी बैठे हैं जो सर पकड़ के बैठे हैं कि तहरीक इंसाफ में मौजूदा क़यादत जो है, लीडरशिप, वो कितनी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, और वो खान साहब से गिला करते हैं कि जी खान साहब मैं वाइस चेयरमैन था तो मुझे चेयरमैन बनाते हैं पार्टी का। खान साहब चूंकि नाहल हो गए ना, तो शाखाना केस में नाहल हो गए, 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हो गई, तो इट मीन्स कि वो फारिग हो गए, तो वो पब्लिक ऑफिस तो होल्ड नहीं कर सकते, वो चेयरमैन के तौर पर भी पार्टी नहीं चला सकते। जब एक शख्स 62(1)(f) के तहत नाहल हो जाए तो वो फिर पार्टी सरबराह भी नहीं रह सकता। तो खान साहब फारिग हो गए। अब इसी तरह जो पार्टी है उस पर कब्जा करने के लिए अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अपनी सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, और इस तरफ तो शेर अफजल मरवत ने इशारा कर दिया कि अलीमा खान चाहती है कि वो पार्टी पर कब्जा करे। अच्छा, ये तो शेर अफजल मरवत ने कहकर तहरीक इंसाफ पर अपनी तोपों का जो रुख है ना वो तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़ दिया, और उन्होंने तोपें जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर चला दी। अब ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि NA 213 उमरकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इस हवाले से मैंने बात करनी थी कि 2024 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर, बड़े बुजुर्ग सियासतदान थे, सिर्फ 1977 का वो इलेक्शन आ रही हैं। कंसेक्टिवली 8 से 9 बार वो MNA बन चुके हैं। बुजुर्ग थे, व्हील चेयर पर आते थे, बीमार थे। उनकी वफात के बाद 2024 के जनरल इलेक्शंस में तो उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और वो 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने वोट गेन किया, और वो MNA बने। अब इस नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहा था, और उनकी एहलिया सबा तालपुर और लाल चंद मली जो है उनको तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी। अब ये जो उमरकोट का हल्का है ना 213, ये सिंध का वो हल्का है जहां पर सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज है, हिंदू बहुत ज्यादा है यहाँ पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ पर हिंदू भी हैं, यहाँ पर वो माइग्रेट करने वाले मुहाजिर भी हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना वो हिंदुओं की तादाद है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदू बसते हैं इस हल्के के अंदर। उमरकोट का हल्का है, थरपारकर का हल्का। अब सिंध जो है ना देहाती सिंध, उसके अंदर अगर आप चले जाएं तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्डर, बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। ठट्ठा, बदीन, सांगड़, जामशोरो,
सखर, उसके बाद थरपारकर, उमरकोट, मतलब खैरपुर, बहुत से इलाके हैं। तो वहां पर सिंध में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्डर, बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। अब इस नशिस्त के ऊपर बाई इलेक्शन हो रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम की अलिया जो है वो यहां से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, हिना तालपुर साहिबा। उन्होंने 1 लाख से ऊपर जो है ना वो वोट गेन किया और इस हल्के में वो कामयाब ठहरी हैं। उन्होंने 1,64,778 वोट गेन किए सबा तालपुर साहिबा ने, और लालचंद मली जो हैं वो तहरीक इंसाफ के और GDA के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनको 81,247 वोट पड़े। 81,247 वोट उन्होंने गेन किए हैं लालचंद मली ने, और सबा तालपुर ने 1,64,788 वोट गेन किए हैं। और ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नाम करने में कामयाब रही है। जो आखिरी खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जी मारंग बलोच जो है ना उसकी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया, और वो सिक्योरिटी इसलिए सख्त कर दी गई है कि उसकी जान को शदीद खतरात लाहक है। जेल के अंदर उसकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब इसलिए की गई है कि हुकूमत और रियासत समझती है कि अगर मारंग बलोच बाहर आती है, कल को किसी भी वक्त उसकी जमानत हो जाती है, तो उसकी अगर जान को कोई थ्रेट्स होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और रियासत पर आएगी। लेकिन उसकी चूंकि जेल में जो सिक्योरिटी सख्त की गई है, ये इसलिए कि जैसे वो रिहा भी हो तो कल को उस हवाले से कोई जो है ना वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि जेल के अंदर भी उसको थ्रेट्स हैं। और BLA इस कोशिश में है कि मारंग बलोच का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि सर जिनको लाशें चाहिए होती हैं ना वो लाशों पर सियासत करते हैं। पहले BLA जो है उसको मारंग बलोच सपोर्ट करती रही है, मारंग बलोच जो है उसको कोई और सपोर्ट करता रहा, इंडिया मारंग बलोच को इस्तेमाल करता रहा, इंडिया BLA को इस्तेमाल करता रहा। इनको आपस में इस्तेमाल करने के बाद इनको एक प्लेटफॉर्म पर धारे में लाकर बाद में लड़वा कर तो भारत मजे लेगा और क्या करेगा। अब ये देखें ना, मारंग बलोच को कुछ हो जाता है तो मारंग बलोच की जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? BLA, क्योंकि BLA एक दहशतगर्द तंजीम है, कलदम तंजीम है। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था उसमें BLA का किरदार था, सबसे ज्यादा BLA ने उसमें किरदार अदा किया। तो सर मारंग बलोच जो है उसको मारने का प्लान बनाया गया BLA की तरफ से, और सिक्योरिटी जराए इस हवाले से खबरदार कर रहे हैं कि मारंग बलोच की जेल में जो सिक्योरिटी है ना उसको टाइट कर दिया जाए, उसको सख्त कर दिया जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी अलर्ट्स मिल रहे हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल रहे हैं वो मारंग बलोच को मिल रहे हैं। तो मारंग बलोच को अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी BLA कबूल करेगी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द कलदम तंजीम है वो कबूल करेगी। अब मारंग बलोच जो है उस हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि रियासत ने और हुकूमत ने तो उसको माफ नहीं करना। हाँ, अगर BLA कोई धमाका कर दे, मतलब मारंग बलोच को उड़ाने का कोई प्लान कर दे, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सर जिनको लाशें चाहिए होती हैं वो लाशों पर सियासत करते हैं। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आल आने के बाद।